to Global Education Training Institute, Lucknow, that they have given me this opportunity to join with academician of the school and share some of my views to the academic field people. So I'm really glad for it, and thank you for the whole team of Global and their this moment which they are taking at this place, because everybody is in home and due to Corona-19 everybody is little upset, so it's a very good move. Let me introduce myself. I am Dr. L.R. Yadav and I'm a founder chairman of Allard Group of Industry, which I founded in 1988, where we do the turnkey sugar mill and different kind of process industry. So I have worked about 30 years in the industry for establishment of different kind of projects, exports, and then I switch over to education. In 1999, I established Allard Charitable Trust. Under that banner of Allard, I have a campus of 20 acre in Pune, Hinjawadi IT Park, where we are running school education to technical education. We have engineering college, pharmacy college, 2 degree colleges, 2 schools, 1 state board, 1 CBSE board. Then we have undergraduate colleges. And like that, for last 20 years, I'm working for the education also. And the platform which I have chosen today for talk is education in life process with no true beginning or ending of importance of skill education. Basically, I am being an engineer and I have devoted all my time for establishment of plants and machineries, and then development, infrastructure. So my focus is always that education should not be just a education, but मैंने इसके एक टैगलाइन आपको बताऊंगा कि कामयाब होने के लिए नहीं, शिक्षा को मैं बोलता हूं कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़िए। तो ये मेरा टैगलाइन है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, बुक्स नॉलेज जरूरी है समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, और अपने आप को एजुकेशनिस्ट कहलाने के लिए हमें सारी बेसिक शिक्षा से लेके और हायर एजुकेशन लेनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में जीवन का जो प्रोग्रेस है, अगर उसको लेना है तो जीवन की रियलिटी जो है, आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र का आप मास्टर कैसे बनेंगे, हाउ यू विल बिकम द पायनियर ऑफ दैट फील्ड। सपोज यू आर इन एजुकेशन, यू आर अ टीचर, देन हाउ यू कैन बिकम द फेमस टीचर ऑफ द स्कूल और ऑफ द कम्युनिटी। सो फॉर दैट मुझे लगता है कि आपको उस क्षेत्र में जितने भी स्कोप होने चाहिए, जितनी भी टर्मिनोलॉजी ऑफ टीचिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर विशेष ध्यान देनी चाहिए और उसका नॉलेज गेन करना चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और क्लास में उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा जनरेशन, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको इस चीज़ों का फायदा मिल सके। तो इसमें मैं पहले टॉपिक पे बोलूँगा कि एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट, सोशलिज्म एंड कम्युनिकेशन। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम किसी को कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई जनरल टॉक्स हो, तो उसमें आदमी का कंसिस्टेंस और एक्सपीरियंस ऑफ दैट मैन इन द फील्ड बहुत असर करता है, और आपको उसकी इन्वायरमेंट कैसी आपको मिली है, हाउ यू हैव गॉट द इन्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विच यू आर डूइंग इन योर लाइफ। साथ साथ में सोशलिज्म की तरफ भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में और अन्य लोगों में, उसके ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हाउ वी कम्युनिकेट, हम जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसमें हमारी क्लैरिटी ऑफ टॉक होनी चाहिए। जो भी हम संदेश देना चाहते हैं, जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं या बच्चों को जो भी टीच करना चाहते हैं, उसमें एक स्पेशल क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे कि सामने वालों की पूरी बात समझ में आ जाए। मैं कोट करूंगा, अकॉर्डिंग टू जॉन डोवे, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो हम सब बुकिश नॉलेज के पीछे भागते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की चक्कर में रहते हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि एजुकेशन इटसेल्फ इज अ लाइफ। आपकी जो जीवन है, आपको पूरी जीवन जो आप जीते हैं, उसमें पूरी तरह की एजुकेशन आधारित जीवन जीना चाहिए। हर रोज, हर
चीज से जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, तो उससे हम लोगों को प्रेरणा और शिक्षा दोनों लेनी चाहिए। इट इज थ्रू एजुकेशन दैट यू कैन चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरा इस हमेशा फोकस रहता है कि एजुकेशन शुड नॉट बी ओनली बुकिश एजुकेशन, but the education should be a knowledge based education where you and confidence, where you can transform your knowledge to the audience or the students। जैसे कि उनको आप जो भी कुछ कहना चाहें उसकी पूरी तरह से क्लैरिटी उनको समझ में आए। In coming days, for the next 10 to 15 years, education on pursue online degree programs and ratio between the teachers and student will be 50:1। जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना के कारण सारे स्कूल्स कॉलेज, हम लोग एजुकेशनिस्ट जो हैं, हमको अब ऑनलाइन की तरफ विशेष ध्यान देना है। और आने वाले जो 6-8 महीने हैं, या मुझे तो लगता है कि और भी समय लग सकता है, कि हमें सारे एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देना होगा, जिसके लिए हम अभी इतने अच्छी तरह एक्सपीरियंस भी नहीं है और इक्विप्ड भी नहीं है। अभी जैसे हमने देखा कि पिछले महीने हम लोगों ने अपने स्कूल्स चलाए अप्रैल के महीने में, तो उस समय हरिडली हम लोगों ने जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे वो सब हम लोगों ने लिया, उस पर रिसर्च की, टीचरों ने पूरी मेहनत करके उसको पढ़ाने की कोशिश की। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आए, लेकिन उसको धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है, सब रिफाइन हो रहा है। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन जो जून से शुरू होने वाला है, मुझे लगता है कि कंट्री के सारे स्कूल और हम सारे एजुकेशनिस्ट अब इस तरह से रिफाइंड हो चुके हैं और समझ चुके हैं कि आने वाला समय जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहा है। और 10 से 15 साल के बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो क्लास एजुकेशन है ये कम होता चला जाएगा और सबको ऑनलाइन एजुकेशन भी होगा, ऑनलाइन डिग्रीज भी मिलेगी। तो इसके लिए हमें जो जरूरत है उसके हिसाब से हमें इक्विप्ड होना होगा, हमें ट्रेंड होना होगा। और हमारे जो पूरी टीचिंग सिस्टम है उसके सारे लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस लेनी होगी। In coming days, education will be more on technology base. That is, classroom based student will like to study from home base and technological mode. After COVID-19, this stage had come immediately, but slowly what I feel is when we are passing days and months and years together, this will become the regular practice that education will be on online platform 80%, and 20-25% will be industrial visits, seminars, and different kind of talks for which we will gather at one place, and that will be a session like communicating one to other. Next point मुझे जो बोलना है, in coming days education will be implemented like seminars, student lead projects, industrial visits, projects and visuals, industrial meetings, meeting employer needs। ये जो हमारी एजुकेशन की पूरी पैटर्न जो धीरे धीरे चेंज हो रही है, हम जिस तरफ जा रहे हैं, तो ये इस तरह के हमारे सारे प्लेटफॉर्म की तरफ हम लोग जाएंगे और इसमें हम लोगों को काम करना को पड़ेगा। There is a method which will be adopted by teachers for life skill education, and that will be discussion, brainstorming, storytelling, debates, dance and singing and case study। ये सारी चीजें हम लोग हायर एजुकेशन में अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हो या दूसरे भी टेक्निकल कोर्सेज में जो प्रोग्राम है। इस तरह के प्लेटफॉर्म और इस तरह का एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी इंकलकेट है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्कूल एजुकेशन में भी इसका जगह बनता चला जाएगा और हम लोग इसके तरफ जाके ही एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक आदमी को उसके कैरियर में उसको चमक देती है, उसको आगे बढ़ाती है और उसको शार्पन करती है। इसमें एक छोटा सा मैं मुहावरा कहूँगा कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है,
पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। आदमी की ये तीन काबिलियत अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो वो जिस समाज में जिस प्लेटफॉर्म पे वो जाता है उस प्लेटफॉर्म पे उसको वहां सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान मिलता रहता है। सो इट इज वेल सेड that education is more important, but skill based education is the most important. Next, my talk is what is life skill education. तो लाइफ स्किल एजुकेशन में जो है वो आपको वर्क लाइन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएशन ऑफ आर्ट्स, क्राफ्ट वर्क, decision making, problem solving, self ability of communication, joining to the person of study in the society, and this is called the life skill. ये सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर हम लोगों को बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा और उनके अंदर एक ऐसी स्किल भरनी पड़ेगी जिससे कि वो अभी तक जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ाई करते रहे, बुक्स और कागजों पे लिखते रहे, उसको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाके हमको टेक्नोलॉजी सीखनी होगी और एजुकेशन लेना होगा। स्किल डेवलपमेंट इन स्कूल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्किल लाइफ एंड बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट होगा इनकरेज देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे डू टू इंडेंट, दैट इज एंड नॉट शिफ्टिंग द ब्लेम्स। जैसे हम बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है कि वो कहीं भी किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन हो तो उसमें उनको आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना होगा। और जैसे पीपीटी मॉडल हम लोग यूज करते हैं एजुकेशन में, तो पीपीटी मॉडल के साथ साथ उनको दूसरे भी चीजें हैं जैसे बिल्डिंग कॉन्फिडेंस है, स्पीकिंग है, ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप कोलेबोरेशन है। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होंगे उसमें स्टूडेंट्स को हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाना होगा। कॉन्फिडेंस टू गिव बोल्ड डिसीजन आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। जनरली होता क्या है कि जब हम लोग बुक नॉलेज में होते हैं या जब हमारा स्कूल एजुकेशन में हम लोग शिक्षा लेते रहते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा करिकुलम पे ध्यान दिया जाता है, हमारे बुक्स में क्या है उसके ऊपर पढ़ाया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई पढ़ाई नहीं होती है। हम लोग बार बार, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 1976 में हाई स्कूल पास किया था, तो उस समय हमें इतिहास, भूगोल, मैथ, साइंस पढ़ाया जाता था। हम चूंकि गांव के स्कूल में पढ़े हैं तो इंग्लिश हमें हिंदी में पढ़ाया जाता था। लेकिन जब हम फील्ड में उतरे, जब हम पूना जैसे शहर में आए और हमने देखा कि यहाँ तो लाइफ बिल्कुल अलग थी। एक गांव के महल से आने के बाद एक बड़े शहर में किसी भी स्टूडेंट को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने हमारे जीवन के वो 2-3 साल जो संघर्ष भरे जीवन रहे वो बहुत मुश्किल रहा, उसको एडजस्ट करने में, पूरी तरह से इंग्लिश जीरो से सीखने में, फिर अपनी पूरी लाइफ में इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के बगैर आज कोई भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं या बिजनेस करें, एक्सपोर्ट करें या एजुकेशन में जाएं तो इंग्लिश की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि विदाउट इंग्लिश आदमी को कोई रिकग्निशन नहीं मिलती है। तो इंग्लिश बोलना, लिखना, सीखना, कम्युनिकेट करना, राइटिंग ऑफ लेटर्स, ये सारी चीज़ों की इतनी आवश्यकता है कि जब आप एक स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन लेने के बाद जब आप फील्ड में उतरते हैं तो पता चलता है कि हमें जो सोसाइटी और इंडस्ट्रियल नीड्स है उसके बारे में हमें स्कूल में इतना ज्ञान नहीं दिया गया है। अभी हमने देखा कि सीबीएसई ने ये साल नई पैटर्न लाई है और स्कूल एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने क्लास 6 to 12 डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल कोर्सेस उन्होंने शुरू किया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, सीबीएसई बोर्ड को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के होने के नाते मोर ओवर ज़्यादा इंडस्ट्री की तरफ सोचता हूँ और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट क्या होती है एजुकेशन के बाद। एक स्टूडेंट को जब वो जॉब सर्च में जाता है, जब वो इंडस्ट्री में जाता है और इंटरव्यू में बैठता है तो उसको जो सवाल पूछे जाते हैं वो हमारे स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। उसके उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस पूछा जाता है, उसको ये पूछा जाता है कि आपको हम अगर लेते हैं तो आप हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे।
तब वो बिल्कुल ठगा ठगा सा महसूस करता है। उसको लगता है कि हमने अभी तक जो पढ़ाई की, अपने जीवन का 20-25 साल निकाला है, वो यहाँ आके तो मुझे ये जो पूछ रहे हैं, ये तो मुझे कभी कोई सिखाया नहीं गया है। तो इसके लिए मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या स्कूल के बोर्ड्स हों, मेरे जहाँ भी मुझे मौका मिला जीवन में चर्चा करने के लिए, तो मैं हमेशा लोगों से यही रिक्वेस्ट करता था कि आप एजुकेशन में जनरल एजुकेशन के साथ स्कूल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म लाइए और अनेक प्रकार के टेक्निकल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन सिखाने की आवश्यकता है। तो जैसे कि बच्चा अगर 6वीं तक नॉर्मल पढ़ाई के बाद अगर वो 7वीं में जाता है, 7वीं से 12वीं तक उसका जो एजुकेशन होता है, वो हम नॉर्मल सब्जेक्ट्स के साथ अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन डालते हैं, किसी को मीडिया में जाना है, किसी को हेल्थ साइंस में जाना है, किसी को कंप्यूटर में जाना है, तो अगर हम शुरू से उसका बेस स्ट्रांग कर दें, स्कूल एजुकेशन में ही हम इन सब्जेक्टों के बारे में बेसिक नॉलेज उसको दे दें, तो वो जैसे ही 12th पास करेगा बच्चा और जब वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन का सिलेक्शन करेगा, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं 1976 में पुणे आया और 1978-79 में जब मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था, तो मेरे पेरेंट उतने एजुकेटेड नहीं थे, मैं उनसे पूछ नहीं सकता था। तो हमारे जो दोस्त थे उनसे हम पूछते थे। तो एक दोस्त बोला कि आप क्या ले रहे हैं, तो मैं तो आर्ट्स ले रहा हूँ। दूसरे ने कहा मैं साइंस ले रहा हूँ। तो इसमें बड़ी जम्बलिंग हो रही थी कि हम साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जब हम 10-15 मित्रों का जो ग्रुप था, उसमें जो मित्रों ने ज्यादा लिया, हमारे साथ जो लोग थे वो ज्यादा उन्होंने बीएससी ऑप्ट किया, तो उनके साथ में मैं भी बीएससी ऑप्ट कर लिया। मैंने जब बीएससी की डिग्री ले ली, तो मेरे जो पेरेंटियल बिजनेस था वो इंडस्ट्री थी, वो टेक्निकल एजुकेशन था, टेक्निकल कंपनीज थी। तो मुझे लगा कि मैं बीएससी पढ़ाई करके मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ, मैंने गलत सिलेक्शन कर लिया, मैंने गलत 3 साल में जो डिग्री ली मेहनत करके वो गलत हो गई मेरे लिए। तो फिर मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ी। फिर से एक ग्रेजुएशन के बाद दूसरा मैंने इंजीनियरिंग की एडमिशन ली और मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे लगा कि अब जो इंजीनियरिंग में मुझे पढ़ाई गई, चाहे वो ड्राइंग पढ़ने के लिए है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए बेसिक चीज जो होती है, या टेक्नोलॉजी समझना है, या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आपको स्टील के साथ प्ले करना पड़ता है, तो स्टील के बारे में जानना होता है, स्टील का वजन कैसे निकालना है, फैब्रिकेशन में या किसी मैन्युफैक्चरिंग करनी है कुछ चीज, तो ड्राइंग के हिसाब से उसका लेआउट कैसे बनाना है। तो ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे समझ में आने लगा और मैं एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री चलाया। मेरे पेरेंट्स की इंडस्ट्री जो छोटी हुआ करती थी, उसको मैंने एक लिमिटेड कंपनी में बदला और मैं 150 करोड़ तक का टर्नओवर करने लगा। मैं कम से कम 600 लोगों को रोजगार दिया था और इस तरह से 30 साल का जो मेरा अनुभव रहा, तो उस अनुभव से मुझे ये समझ में आया कि बेसिक एजुकेशन आदमी को जिस फील्ड में जाना है और सफल होना है, तो उसको स्कूल एजुकेशन से ही उसको बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए और उसका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा करना चाहिए कि अगर आप आगे चल के जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, उस फील्ड में आप 7वीं से ही अपना करिकुलम सेलेक्ट कर लीजिए, कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए और वो आप उसको सीख लीजिए, जो कि आगे चल के जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और जब आप फील्ड में उतरेंगे या नौकरी के क्षेत्र में जाएं या बिजनेस करने के क्षेत्र में जाएं, तो ये एजुकेशन आपको बहुत मदद करेगा। हम लोग देखते हैं कि जो फॉरेन के देश हैं, जैसे अमेरिका में मैं यहाँ से 8-9 साल पहले गया था, एक स्किल का बहुत बड़ा वहाँ एक तरह से सेमिनार था। तो मैंने देखा कि वहाँ बच्चों को 10th से 12 के बच्चों को स्पेशलाइज, अगर किसी को इलेक्ट्रिशियन बनना है तो 12वीं तक इलेक्ट्रिशियन क्या होता है वो पूरी तरह से उसको ट्रेन कर देते हैं, उसको डिग्री दे देते हैं। अगर उसको दूसरे किसी फिटर लाइन में जाना है, मतलब उसको डिफरेंट सेक्टर के स्किल बेस्ड एजुकेशन और डिग्री देते हैं। जैसे बच्चा के पास 12वीं होने के बाद वो इतना काबिल हो जाता है कि वो जब फील्ड में उतर सकता है, वो नौकरी कर सकता है, रोजगार लगा सकता है, बिजनेस कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन में ये प्रावधान नहीं था। अभी सीबीएसई ने ये साल इंट्रोड्यूस किया है। ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बच्चों के पेरेंट्स को अब इसमें थोड़ी सी स्टडी करके जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इसका सिलेक्शन भी करना चाहिए और रेगुलर कोर्स के साथ
स्किल बेस्ड एजुकेशन के सब्जेक्ट भी लेने चाहिए, जिससे बच्चे को अच्छा सा नॉलेज मिल सके। तो इन्हीं के साथ जो अभी हम जो बात कर रहे थे कि ये चीजों को स्किल में ट्रांसफर करके अब जिम्मेदारी बनती है एजुकेशनिस्ट का और टीचर्स का कि आप स्किल एजुकेशन को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं और कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू द स्टूडेंट, उसके नॉलेज बेस में कितनी इनहेलिंग करते हैं आप, उसका नॉलेज कितना बढ़ता है, वो कितना कॉन्फिडेंस होता है, और आगे चल के वो सिलेक्शन प्रोसेस में जब जाएगा, अपने कैरियर के सिलेक्शन में जाएगा, तो उसको इसका कितना हेल्प मिलेगा। साथ में अभी हमने देखा कि ये कोरोना के वजह से एक बहुत बड़ी मार पड़ी है एजुकेशन क्षेत्र में। सारे एजुकेशनिस्ट पूरे कंट्री के इस सोच में बैठे हैं कि आगे क्या होगा, बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, बच्चों का रेगुलर क्लास कैसे कंडक्ट होंगे, बच्चों के एग्जाम कैसे लेंगे, बच्चों का असेसमेंट कैसे होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हम सब लोग इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी निवेदन कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी एजुकेशनिस्ट की तरफ देखे, कुछ सपोर्ट करे और हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन दे कि भाई ऐसे स्थिति में, क्योंकि हम सब एजुकेशनिस्ट इसके लिए तैयार नहीं है, इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है। टोटल 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों को नॉलेज भी नहीं है, हम लोग तैयार भी नहीं है, इक्विप भी नहीं है, तो समस्या आने वाली है। हम लोग अपने स्तर से जितना पॉसिबल है उतना हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसको इस तरह से शायद मुझे लगता है कि 6 महीने लगेंगे, कम से कम 6 महीने के बाद ही हम फिर से अपने स्टूडेंट्स को क्लास में ला पाएंगे। उसके बाद सरकार ने, अभी मैंने देखा कि मेरे ख्याल चाइना के स्कूलों ने जिस तरह से वो व्यवस्था की है, शायद उस पैटर्न पे जाके हम लोगों को भी करना पड़े और फिर जाके हम लोग अपने स्कूल को रेगुलर बेसिस पे चला पाएंगे। साथ में मुझे आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दें और ये प्लेटफॉर्म आपने चुना है, मुझे बोलने के लिए मौका दिया है। तो मेरे पास जो अनुभव है, मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना अनुभव शेयर करूं, क्योंकि जो एकेडमिक के पार्ट हैं वो टीचर बेहतर समझते हैं एकेडमिक को कैसे पढ़ाना है, और उसके ऊपर जो टेक्निकल सिस्टम ऑफ टीचिंग है, मैं जो इनपुट्स मुझे देना है वो यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए, जिससे कि बच्चे का कैरियर प्रॉपरली बन सकता है और सिलेक्शन ऑफ फील्ड एंड करियर एक अच्छी तरह बन सकती है। अभी स्कूलों में देखा जा रहा है, पूरे भारत का यही हाल है कि बच्चे स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन ले लेते हैं, उसके बाद उनके पास जॉब नहीं है, उनको बिजनेस करने के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं हमेशा, मेरे पास भी मेरे कैंपस में करीब 4-4,500 बच्चे हैं अलग अलग फील्ड के, तो मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि आप जॉब के चक्कर में न रहिए, आप जॉब देने वाला बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। हमारे कई सारे स्टूडेंट मेरे मोटिवेशन से छोटे मोटे बिजनेस में गए हैं, सक्सेस भी हैं, और हम लोग हमेशा इस बात को ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर हमारा देश का जो टोटल यंग यूथ जनरेशन है अराउंड 65% ऑफ द कंट्री, उसको देखा जाए तो हमारी कंट्री सबसे यूथ कंट्री है और हमारे पास एजुकेशन को डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। अभी हमारे देश में मुझे लगता है कि 12% से ज़्यादा, टोटल पॉपुलेशन के 12% से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन में नहीं हैं, और एवरेज दूसरे और देशों का देखा जाए तो वो शायद 37% है, उनके जो टोटल पॉपुलेशन के 37% लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे यहाँ 12 से 24, 24 से 30-35% अगर बच्चे एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाने लगे, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, वो बहुत कम पड़ेगा। लेकिन अभी उस तरह उतना मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चे अपना एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं, उनको फाइनेंशियल इश्यूज होती है, उनको
बराबर टेक्निकल सपोर्ट या गाइडेंस नहीं मिलता है। तो मुझे आपके प्लेटफॉर्म से ये एक दूसरा मैं समाज में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में आना चाहिए और अपने कैरियर में एजुकेशन, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे आप कॉमर्स एजुकेशन करिए, साइंस एजुकेशन करिए, इंजीनियरिंग बनिए, फार्मासिस्ट बनिए, या अन्य डिफरेंट प्रकार के जो भी एजुकेशन सेक्टर अवेलेबल हैं, उसमें एक प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहिए और उसके बाद ही आप अपना करियर बिल्डिंग में, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस हो, उसमें उतरना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको मेंटल कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो डेवलप होता है, समाज में एक प्रतिष्ठा मिलती है, और जब आप अपनी गति से आगे चलने की कोशिश करते हैं तो ये आपके जो नॉलेज है, ये आपका जो एजुकेशन है, ये आपको सपोर्ट करता है और इस हिसाब से आदमी अपने कैरियर में सक्सेस होता है। इसी के साथ मुझे लगता है कि और कुछ मेरे पास बोलने के लिए नहीं है, तो मैं एक छोटा सा शेर के साथ इसको खत्म करूंगा, और वो ये शेर जो है कोविड-19 के लिए समर्पित है, और मेरा कहना है कि गुजर जाएगी ये दौर भी गालिब, गुजर जाएगी ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। इसी के साथ मैं अपने टॉक को यहाँ खत्म करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। Very well, sir. Well said, sir. Skill-based education is very important, and this is the need of the day. Sir, there are few questions जो कुछ लोग आपसे पूछना चाहते हैं. मिस्टर प्रशांत सहगल हैं जो पूछना चाहते हैं कि कोविड-19 के बाद हम लोग क्लासरूम में बच्चों को कैसे अकोमोडेट करेंगे. ये सवाल का जवाब वैसे आप दे चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल अगर आप कुछ कहना चाहें. देखिए, ये एक बहुत टेक्निकल सवाल है जो हेल्थ से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के डिसीजन से रिलेटेड है, लेकिन अभी हम इतने दिनों से जो प्रधानमंत्री जी को सुनते आ रहे हैं, या हमारे जो भी हेल्थ के लोग हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो बताते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला सरकार ने दिया है, क्लासरूम के जैसे हम लोग मान लें कि हम अपने 40 बच्चों का एक क्लास बनाते हैं, तो अब शायद 15 या 20 बच्चों का क्लास बनाना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी हमें। हमारे स्कूल के एंट्रेंस के लेवल से ही हमें वो सारे सैनिटाइजेशन सिस्टम, टीचर्स का सैनिटाइजेशन, जैसे मैंने कल देखा कि रेलवे और एयरपोर्ट पे बैग के सैनिटाइजेशन हो रहे हैं, ये सारे जो प्रोसेस हैं शायद इसको करके कुछ गाइडलाइंस हमें भी आएंगी लोगों शायद। को, टीचर्स को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली होने वाला क्या है, स्थितियां क्या है। वी ऑल आर अंडर एजम्पशन। तो अगर सरकार की डायरेक्शन होगी कि हम बच्चों को स्कूल बुलाएं, मुझे तो लगता है कि 6 महीने तक सरकार ये डिसीजन नहीं लेगी, हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही स्कूल चलाने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर जल्दी हो जाए तो वेरी वेल, इट इज, आई मीन 100% ऑनलाइन एजुकेशन फॉर स्कूल मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं है। बच्चों को स्कूल आना ही पड़ेगा, लेकिन अब देखिए कि ये सिचुएशन कैसे होता है और हम कैसे। ट्रू सर, एवरीथिंग इज वेरी अनसर्टन राइट नाउ, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। एक दूसरा सवाल है सर मिस्टर विकास शुक्ला से कि टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल्स, ये दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए? देखिए, सॉफ्ट स्किल की जो हम बात करते हैं, जैसे हम बड़े हायर एजुकेशन में बच्चों को सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं। सॉफ्ट स्किल क्या है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं, तो हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ टू द कमिटी पीपल ऑफ हु आर कंडक्टिंग माई इंटरव्यू। तो उसमें ये होता है कि कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा कि हाउ यू कम्युनिकेट, वो इंटरव्यूअर देखता है। जैसे मैं भी बहुत सारा इंटरव्यू करता रहता हूँ, मैं भी मेरे इंडस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट करता हूँ, स्कूल के लिए रिक्रूटमेंट करता हूँ। मैं आपको खास करके बताऊं, जब मैं प्रिंसिपल लोगों का इंटरव्यू करता हूँ तो मैं उनसे कभी नहीं पूछता हूँ कि सर आपकी डिग्री क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। मुझे पता है कि वो प्रिंसिपल के लिए आए हैं तो उनके पास सारी डिग्री जो नॉर्म्स है सीबीएसई का उसके हिसाब से होगा। मैं उनसे पूछता हूँ कि सर हमारे स्कूल के लिए आप क्या देने वाले। तो मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा,
मैं आपको स्कूल चलाने के सारे संसाधन दूंगा, आपसे मुझे ये चाहिए कि आप मेरे स्कूल को क्या देंगे। सपोज मेरा स्कूल नया है तो क्लास 1 स्टूडेंट से मुझे शुरू करना है, तो आप कितने सालों में मेरे स्कूल को कहाँ पहुंचाएंगे। अगर इसके पास, उस प्रिंसिपल के पास फर्म जवाब होता है, मुझे समझ में आ जाता है कि भाई इनके पास पूरा थॉरो नॉलेज है और कॉन्फिडेंस है, तो मैं उसको तुरंत रिक्रूट कर लेता हूँ मैं, और ज्यादा कुछ सवाल और एक्सपीरियंस नहीं पूछता। जनरली लोग उनका बैकग्राउंड पूछते हैं, उनके पुराने स्कूल का परफॉर्मेंस पूछते हैं, क्योंकि होता क्या है कि देखिए हम लोग जो अपने जीवन में संघर्ष करके आए हैं, जब मैंने बिजनेस किया था तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। मैं जब स्कूल डाल रहा था तो मेरे पास 10,000 कॉर्पस मनी था। तो मैं बैंक में गया और मैंने बैंक से कहा कि मुझे 2 करोड़ दीजिए, मुझे एमबीए का कॉलेज डालना है। एमबीए कॉलेज को 20,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग लगती है एआईसीटी के हिसाब से। तो बैंक ने कहा भाई आपको क्यों दे दूं आपके पास। तो मेरी वो इंडस्ट्री की बैकग्राउंड थी, तो वो एक छोटा सा एक बैंक के पास एक नॉलेज था कि चलो ही इज डूइंग इंडस्ट्री, तो वो सपोर्ट था। 10,000 कॉर्पस फंड से मुझे 2 करोड़ का लोन मिला, और मैं बिल्डिंग बना के एआईसीटी की मान्यता लाके 60 एमबीए स्टूडेंट्स का, और मैं 2.5 साल में पैसा बैंक का वापस कर दिया। उसके बाद मैं 90 करोड़ रुपए बारो किया बैंक से, और मैं 20 एकड़ का कैंपस बनाया हूँ। अभी मेरे कैंपस अबाउट 200 करोड़ का है, और मैं बिल्कुल एजुकेशन कुछ नहीं जानता हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम एजुकेशन, बट मेरी वो जो अनुभव रहा कि सेटअप ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि एक शुगर इंडस्ट्री जो होती है वो 100 करोड़ की होती है, तो 100 करोड़ की 3 प्लांट में 14 महीने में लगाता था। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो जो मेरा कॉन्फिडेंस था, वो मुझे एजुकेशन सेटअप करने में बहुत काम आया। इंजीनियरिंग कॉलेज जनरली 40 से 45 करोड़ में लगता है, मैंने मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज 37 करोड़ में लगाया था। तो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट डे 1 में 10 करोड़ कम कर दिया, जिसने मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज को वाइबल बनाने में, फास्ट वाइबल बनाने में हेल्प किया। क्योंकि बिजनेस का फार्मूला है कि जितना आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, सस्टेनिंग कैपेसिटी उतनी जल्दी आपकी आएगी, ब्रेक इवन उतना जल्दी आ जाएगा। जनरली अगर हम लोग स्कूल बनाते हैं, मान लीजिए सीबीएसई का स्कूल में अभी लखनऊ में बनाने आ रहा हूँ, तो अगर वहां मेरे आर्किटेक्ट ने कहा कि 20 करोड़ की बिल्डिंग बनानी है, अगर हम 20-30 करोड़ बिल्डिंग में लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो स्कूल कब हमें पैसा देगा, कब हम लोन भरेंगे, हम टीचर्स को कैसे पेमेंट देंगे, पूरी सिस्टम को कैसे चलाएंगे। ये बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। तो इसमें थोड़ी बैकअप होनी चाहिए कि आप स्कूल के अलावा भी आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, जैसे कि मेरे पास होता है कि मैं अपनी इंडस्ट्री से पैसे डाइवर्ट कर देता हूँ जब भी मेरे स्कूल में क्राइसिस आती है, और मैं उसको हैंडल करके आगे चलता हूँ विद अ पॉजिटिव एंड 100% कॉन्फिडेंस थॉट के साथ कि नहीं, मैं तो सफल हो जाऊंगा, मैं सफल होके दिखाऊंगा। तो ये जो मेरा मनोबल है, वो मुझे हर चीज में, जहां भी मैंने अभी 8 कॉलेज डाला है, मैंने कभी कोई कंसल्टेंट नहीं रखा, किसी एजुकेशन सेक्टर्स के किसी आदमी को मैंने नहीं लिया कि आप बताइए मुझे इसको, मैं खुद ही स्कूल डालने निकल पड़ा। तेरा स्कूल के लोगों से मिलते रहा और मैंने डाल दिया, और आई एम सक्सेसफुली रनिंग।